आज के आपके करंट अफेयर्स 22 मार्च 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है रेट ऑफ एवोल्यूशन। अब एक साइंटिफिक स्टडी के बारे है कि बेसिकली आपके देखो इन्वायरमेंट में दो चीजें एक साथ चलती है। एक तो है आपकी इन्वायरमेंट के अंदर इकोलॉजिकल चेंजेस। इकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि देखो लगातार आपके आपके ना अर्थ जो है लगातार ग्लेशियल साइकिल से निकलती आई है। अभी ग्लेशियल साइकिल्स क्या हैं? अर्थ का आज तक अगर तुम सारा ग्राफ देखोगे, अर्थ ऐसे दो ग्लेशियल साइकिल से निकल के अब तीसरे ग्लेशियल साइकिल में घूम रही है। ग्लेशियल साइकिल में क्या है कि देखो अर्थ के अंदर ये लगातार होता रहता है कि आपकी अर्थ फ्रीज करेगी, फिर हीट अप होगी, मैक्सिमम लेवल तक ग्लोबल वार्मिंग होगी, फिर इतने ज्यादा क्लाउड्स, इतनी ज्यादा डेंस गैसेस प्रोड्यूस हो जाएगी, वो फिर जमने लगेगी, टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगी। एक टाइम आएगा जब सारी की सारी अर्थ मैक्सिमम फ्रीज हो चुकी होगी। ठीक है, हर जगह बर्फ ही बर्फ होगी, फिर से दोबारा से शुरू होता है हीटिंग, वो सब कुछ। तो ये आपके लगातार इसके कारण एनवायरनमेंट में जो ये टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ में ही आपकी रेनफॉल चेंज होती है। कितनी बारिश होगी, बर्फ पड़ेगी जब बारिश होगी, या कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद इन्हीं दो चीजों के ऊपर आपका डिपेंड करता है वहां पे कैसा फॉरेस्ट होंगे, कैसा खाना मिलेगा, कि हर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कितनी होगी जानवरों के लिए। तो इन्वायरमेंट की चेंजेस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, अब होता क्या है, इन्वायरमेंट लगातार चेंज हो रही है, बहुत सारे जानवर आपके लॉन्ग टर्म में इन चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाते। जो अडेप्ट नहीं कर पाते वो अल्टीमेटली खत्म हो जाते हैं। जैसे हाथी से पहले एक हाथी से भी बड़ा जानवर एग्जिस्ट करता था, मैमूथ, पर वो आइस एज जब आपके सब कुछ जमा हुआ था, ग्लेशियल साइकिल आपके जब जमा हुआ था सब कुछ आइस एज के टाइम, तब एग्जिस्ट करता था मैमूथ, एक हाथी जैसे जानवर, पर उसकी बॉडी पे इतने थिक हेयर थे कि उसे ठंड ना लगे। ठीक है, पर जब आपकी अर्थ गर्म होने लगी, वही स्किन ने उसकी जान भी ले ली, क्योंकि हद से ज्यादा बॉडी हीट होगी तो डेथ भी होगी उनकी। अब वो जानवर एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसे बहुत सारे जानवर अगर अडेप्ट नहीं कर पाते, जैसे जब कोल्ड टेम्परेचर होगा तब जो अडेप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, जब गर्म होता है तो दूसरे मर जाते हैं। तो आपकी इसी चीज के ऊपर स्टडी आई है कि आपकी जो इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल चेंज होता है उससे कंपैरेटिवली, मतलब आज तक ये माना गया है कि पहले माना क्या गया है कि इससे स्लो काम करता है एवोल्यूशनरी चेंज, रेट ऑफ एवोल्यूशन। जिस रेट पे सारे ऑर्गेनिजम्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं वो रेट स्लो है कंपेयर टू जिस रेट से इन्वायरमेंट चेंज होती है। ठीक है, पर अभी रिसेंटली एक स्टडी में ये कंक्लूजन हुआ है कि जरूरी नहीं है कि हर केस में ही ऐसा हो। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आपके जो जैसे फ्रूट फ्लाई के स्टडी कंडक्ट की गई थी कि वो बहुत जल्दी चीजों को अडेप्ट कर गए। एक चीज होती है अडेप्टिव ट्रैकिंग, ये कंटिन्यूस अडेप्टेशन और रिस्पॉन्सेस को चेक करती है कि स्पीशीज या एक ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे बदलते हालात के साथ अपने आप को कैसे चेंज करता है, उसे कहते हैं अडेप्टिव ट्रैकिंग। तो ये जो आपकी फ्रूट फ्लाइज होती है, देखिए ना छोटी छोटी काली काली से आपके फ्रूट्स और ये सारी चीजों के ऊपर कई बार घूम रही होती है, वो जो फ्रूट फ्लाई है उसके चेंजेस को स्टडी किया गया तो पाया कि वो एक्चुअली इस रेट को मैच करती है। यानी कि जितनी तेजी से इकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उतने ही चेंजेस उसके अपने खुद के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रेट मैच भी कर सकता है। क्लियर है? तो ये उससे एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी से हमने ये पता लगाया, तो आज तक जो हमारा बिलीव था वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। ठीक है, क्लियर है? अब इससे आगे बढ़ते हुए
यही बस फिर रेट ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है कि कैसे हमारे जेनेटिक्स अंदर चेंज होते हैं, कैसे हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। जैसे इंसानों में भी लॉन्ग टर्म में कितने चेंजेस आए हैं, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म में एक इंसानों में जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है, मतलब अगर पिछले 20,000 साल से इंसान एग्जिस्ट करते आए हैं, 20,000 साल हो गए हैं, 20,000 सालों से अगर हमारे चेंजेस देखोगे, हमारे लॉन्ग टर्म में बॉडी हेयर्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी हेयर क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हाँ, हमें वो कोटिंग, उस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। हम वैसे भी खुद को एडिशनल प्रोटेक्शन दे देते हैं, कपड़े पहन के, सर्दी होगी जैकेट डाल के, कुछ भी करके। तो हमारी बॉडी उसी तौर से अपने आप को अडाप्ट कर रही है कि कभी हमारी सारी बॉडी पे बाल थे, हमारे फेस पे भी जगह जगह बाल थे, तो सब उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी चेंज है। ऐसे ही जितने भी इंसान, जैसे कभी इंसानों की पूंछ होती थी, टेल होती थी, वो चली गई, उसका क्योंकि कोई यूज ही नहीं है। तो इसी तरीके से ये जो रेट ऑफ एवोल्यूशन, इसे कहते हैं रेट ऑफ एवोल्यूशन, जिस हिसाब से हमारे डीएनए और ओवरऑल हमारी कॉम्पोजिशन में चेंज आता जाता है, ठीक है। कितनी तेजी से हम बदल रहे हैं, या इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में कोई भी ऑर्गेनिज्म बदल रहा है। क्लियर है? सेकंड है इंडियाज ऑयल इंपोर्ट। देखो कुछ टाइम से आपके पिछले एक हफ्ते से एक्चुअली कि काफी इंडिया की क्रिटिसिज्म बिल्डअप हो रही है कि हमने रशिया से तेल इंपोर्ट करने का सोचा है, ठीक है। अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया क्रिटिसाइज कर रही हैं, पर इंडिया की तरफ से एक जनरल फिगर और क्लैरिफिकेशन आई है कि इंडिया जितना भी तेल इंपोर्ट करता है, लेस देन 1% तेल हम रशिया से मंगाते हैं। तो अभी भी जो हमने तेल मंगाया है, जैसे जो न्यूज आपने देखी होगी, रशिया से डिस्काउंटेड रेट्स में 20% ऑफ पे हमें तेल मिला, पर वो जो 20% ऑफ पे तेल मिला है ना, वो हमारी एक दिन की रिक्वायरमेंट से भी कम है। तो कोई इतने बड़े पूल में उस डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। या तो हो कि हम अपना 60-70% तेल मंगाने लग गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस कारण आपके ये जो क्रिटिसिज्म है, ये अपने आप में गलत है। इसके अलावा हम बहुत सारी जगहों पे आपके रशिया के अंदर ना इन्वेस्टमेंट भी हमारी कंपनीज करती है। जैसे जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी का एक ऑर्गन है ओएनजीसी विदेश, ये बाहर के अलग अलग ऑयल या गैस के जो दुनिया भर में रिजर्व्स है, देखो ऑयल और गैस इंडिया में तो मिलता नहीं है, पर ओएनजीसी की कंपनी जो है उसके पास पैसा भी बहुत है और टेक्नोलॉजी भी है एक्सप्लोरेशन करने की। तो हमें बहुत सारी कंट्रीज ने इनवाइट किया हुआ है कि आप यहां आओ, इन्वेस्टमेंट करो और आप उसका कुछ प्रॉफिट शेयर भी रखो। तो हमने जैसे बाकी कंट्रीज की बात करें, तो जैसे हमें वियतनाम में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके नाइजीरिया में भी हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी अंगोला, ये सारी कंट्रीज में भी कर रहे हैं। वैसे ही ओएनजीसी विदेश ने स्कालिन 1 एक साइट है आपकी तेल की, स्कालिन 1 आपकी वन ऑफ द ऑयल साइट है रशिया में, इसका 20% स्टेक जो है, इसके 20% जो शेयर्स हैं वो है ओएनजीसी विदेश के पास है, जिसे हमने 337 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे खरीदा था। और ये देखो हमारे लिए कितनी प्रॉफिटेबल है कि ओवरऑल हमें 3.7 बिलियन का रेवेन्यू मिला है, और अभी भी 20 साल पड़े, तो हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा तो ऑलरेडी कमा लिया, ठीक है। और अभी 20 साल और है हमारे पास। तो इसी से अगर हमें रशिया में और अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, ऑब्वियसली हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज इंडिया का जितनी भी हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट है और नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है, हम 85% जो ऑयल रिक्वायरमेंट है ये बाहर से मंगाते हैं, और 54% जो नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है ये भी बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। तो हम यानी कि एक तरीके से एनर्जी को लेके डिपेंडेंट हैं बाकी देशों के ऊपर, ठीक है। तो हम सबसे ज्यादा किन से मंगाते हैं? हम देखो अमेरिका, अमेरिका भी तेल और गैस आपके सप्लाई करता है, उनसे भी खरीदते हैं। इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, नाइजीरिया,
ये सारी कंट्रीज हमारे मेजर कंट्रीज है जिनसे हम ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। तो रशिया से कुछ चीजें डिस्काउंटेड रेट पे लेने का ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई ग्राफ बहुत बड़ा चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब यही चीजों के कारण ये देखो जो सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक जैसी जो कंट्रीज हैं, ये इसी चीज की मोनोपोली का फिर फायदा भी उठाते हैं। इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ओपेक, ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये ओपेक क्या है, एक तरीके से कार्टेल के तौर पे काम करता है, ठीक है। जिन्होंने इस साल का यूपीएससी या कोई भी पेपर देना, एक चीज जरूर करना, ओपेक का मैप देख लेना कौन सी कंट्रीज का पार्ट है, ठीक है। एक तो इसका मैप देख लेना, दूसरा दुनिया के ऑयल रिजर्व्स किस कंट्री में सबसे ज्यादा है, उससे कम किसमें है, ऑयल रिजर्व्स की एक लिस्ट देख लेना। ये दो चीजों के आपके हमेशा क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है, कोई भी डाउट? ठीक है। तो ये ओपेक करता क्या है? हाँ जी, कार्टेल क्या होता है मैं वही एक्सप्लेन करने लगा हूं कि कार्टेल कैसे काम करता है। सी कार्टेल का मतलब होता है अपने आप में अंडरस्टैंडिंग बिठा लेना कि हम मार्केट में एक साथ मिलके एक ही प्राइस पे बेचेंगे और कितने पे बेचेंगे, कितनी क्वांटिटी में बेचेंगे, ठीक है। देखो नहीं तो मार्केट में ओपन कंपटीशन होता है। कार्टेल किसे कहते हैं? देखो आपके नहीं तो मार्केट में ओपन कंपटीशन होता है ना। आप अगर मार्केट में टीवी खरीदने जाओ, 10 कंपनियां टीवी बेचने की, जो सबसे बेस्ट प्राइस और बेस्ट फीचर्स देगा आपको, आप उसका खरीद के आ जाओगे। कार्टेल में क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट कहते हैं कि देखो हम एक ही दाम पे बेचेंगे, एक जैसी ही क्वालिटी बेचेंगे। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है, लेना तो पड़ेगा ही। तो इस कारण जब इन्होंने दाम ही फिक्स कर लिए, सबने बोल दिया कि ये क्वालिटी है। देखो तेल में पहले स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं, ठीक है। आपके तेल के स्टैंडर्ड मेनली दो जो यूज किए जाते हैं, ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास, ये दो आपके स्टैंडर्ड्स हैं जिसके मुताबिक दाम फिक्स किए जाते हैं। इसके बाद आपके अलग अलग ग्रेडिंग की जाती है तेल की, कि तेल कितना स्वीट है या सॉर है, और दूसरा उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। इन दोनों के मुताबिक स्वीट सॉर का मतलब है बेसिकली सल्फर कंटेंट को देखा जाता है। जितना सल्फर कम होगा उतना कम धुआं करेगी, उसे बोला जाता है ये उतना स्वीट है। जितना ज्यादा सल्फर है उतना ज्यादा पोल्यूशन, उतनी ज्यादा गंदगी, तो उतना सॉर है। और डेंसिटी भी देखी जाती है। इसके मुताबिक तेल की ग्रेडिंग हमने ऑलरेडी करके रखी है। अब ये क्या करते हैं, हर ग्रेड का आपस में मिलकर, सी अभी भी तो हो सकता था अलग अलग ग्रेड में प्राइसेस अलग अलग हो, पर इन सब ने कार्टेल में क्या होता है कि प्राइसेस फिक्स कर लेते हैं कि हमने तो तेल वो $100 बैरल में ही बेचना है। तो अब तुम जिस मर्जी के पास चले जाओ, हर बंदा $100 में बेच रहा है, चाहे वो बनाओ 10 का रहे। तो इस तरीके से अपने प्रॉफिट मार्जिन बना के रखते हैं। चाहिए सबको, तो इस तरीके से ये मार्जिन बना के रख लेते हैं। क्लियर है? थर्ड करंट अफेयर है आपका बजटरी प्रोसेस के बारे में। बजटरी प्रोसेस क्या है? देखो आपका बजट पास कैसे किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट वर्ड नहीं यूज होता। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 है जो बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास पार्लियामेंट को करनी होती है। पार्लियामेंट के आगे सारा खर्चा रखने की, कि कितना खर्चा लगेगा, सब कुछ किसकी जिम्मेदारी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। मतलब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, और जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है। स्टेट्स के अंदर गवर्नर की होती है, पर वहां पे भी फाइनेंस मिनिस्टर, वो सिर्फ आगे दी हुई है। आर्टिकल 77(3) के अंडर प्रेसिडेंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी देता है, ठीक है। 1 अप्रैल से पहले पहले हमेशा बजट पास हो जाना चाहिए,
तो बजट पास करने का तरीका क्या होता है? देखो, बजट एक तरीके से मनी बिल के तौर पे डील किया जाता है, जैसे मनी बिल काम करता है। अब मनी बिल क्या है? देखो, बिल होते हैं बेसिकली कोई भी कानून जो डिस्कस हो रहा है आपके पार्लियामेंट के अंदर। ऑर्डिनरी हो सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल जो आम कानून के लिए, मनी बिल जो पैसे से रिलेटेड होंगे। ऐसी एक और कैटेगरी होती है फाइनेंस बिल, ठीक है, वो कभी और पढ़ेंगे। और एक होते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस ला रहे होते हैं। या मनी बिल का आर्टिकल अलग है 110 में वैसे तो, पर 112 ये भी वैसे ही आर्टिकल बिहेव करता है जैसे मनी बिल करता है, तो वही वाला प्रोसीजर। तो ये जो बजट है हमेशा, ये बजट जो है हमेशा लोकसभा में ही शुरू हो सकता है, राज्यसभा में नहीं शुरू हो सकता। कल हमने पार्लियामेंट के दो हिस्से पढ़े थे, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये सिर्फ लोकसभा में शुरू हो सकता है, राज्यसभा में नहीं शुरू हो सकता। लोकसभा से क्या होगा? यहां पे लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर आके स्टेटमेंट देता है सब कुछ, उसके बाद ये डिस्कशन पे रख दिया जाता है। लोकसभा को इस बिल को, जो आपका जितना भी बजट है, उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी से यहां से बिल पास हुआ तो ये दूसरे हाउस में जाता है, राज्यसभा के पास। अब एक चीज याद रखना, सबसे पहले तो लोकसभा के अंदर सिर्फ इसे मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मनी बिल हमेशा मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई प्राइवेट मेंबर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता। प्राइवेट मेंबर का क्या मतलब होता है? मिनिस्टर जिन्हें मंत्री बना दिया गया। बाकी सारे लोग तो एमपी ही होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, सिर्फ मंत्री ही इंट्रोड्यूस कर सकते होते हैं। दूसरी चीज, यहां पे मनी बिल लोकसभा के अंदर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंत्री ही तो वो हैं जो लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी कंट्रोल करते होंगे या मेजॉरिटी सपोर्ट होगी। अगर सिंपल मेजॉरिटी से उनका बिल नहीं पास होता, कोई भी मनी बिल नहीं पास होता, वो हमेशा ग्राउंड बन सकता है कौन से मोशन का? कल पढ़ा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, क्लियर है? नो कॉन्फिडेंस मोशन का ग्राउंड बन सकता। अब इसके बाद राज्यसभा में बिल गया। राज्यसभा के पास अब तीन ऑप्शन है। राज्यसभा हाँ बोल सकती है, राज्यसभा ना बोल सकती है, और तीसरा राज्यसभा नो एक्शन, बिल ही ना पास करे। अब देखो, अगर राज्यसभा बिल ही ना पास करे या कोई एक्शन ही ना ले, तो फिर तो आपका बजट रुक गया। बजट रुकने का मतलब है सरकार का सारा काम रुक गया। आपके अमेरिका के अंदर ये अक्सर हो जाता है कि आपके जब प्रेसिडेंट और उनके पार्लियामेंट के बीच में नहीं बन रही होती, तो बिल वहीं फंस के रह जाता है और कई दिन के लिए सरकार आपकी काम करना ही बंद कर देती है। काम करने का मतलब होता है कि जितने सरकारी वर्कर्स हैं उन्हें सैलरी मिलनी बंद हो जाती है, कहीं फंडिंग जानी है वो मिलनी बंद हो जाती है, आपके म्यूजियम, जू, सब कुछ बंद हो जाता है वहां पे एक बार। हमारे इंडिया में, क्योंकि अमेरिका हमसे बहुत साल पहले आजाद हुआ था, हमने इस प्रॉब्लम को देखा हुआ था। हमने मेक श्योर किया कि प्रॉब्लम कभी भी इंडिया में ना आए। तो प्रॉब्लम के ये दो पॉइंट है, नो या नो एक्शन। अगर राज्यसभा इस बिल को नो करती है, नो का मतलब होता है कि तुम बिल को रिटर्न करोगे विद चेंजेस। रिटर्न किसे? लोकसभा को। तुम किस चीज के लिए मना कर रहे हो उसके सारे कारण और उसकी इंप्रूवमेंट देके तुम लोकसभा को बिल वापस दो, ठीक है। अब मनी बिल के केस में और बजट के केस में हमेशा याद रखना, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। लोकसभा के पास अब तीन ऑप्शन है, ये चेंजेस को मान ले, ये चेंजेस को रिजेक्ट कर दे, या ये भी कोई भी एक्शन ही ना ले उन चेंजेस के ऊपर। अगर तो पास कर दिया फिर तो वेल एंड गुड, चेंजेस दोनों साइड पे मान लिए, इन्होंने तो पास करके भेजा था, इन्होंने दोबारा सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, ठीक है। हाँ बोलने का मतलब है सिंपल मेजोरिटी, यहां पे भी हाँ बोलने का मतलब सिंपल मेजोरिटी। ना बोलने का मतलब, लोकसभा के अंदर ना बोलने का क्या मतलब है? लोकसभा के अंदर जब ना बोली गई इन चेंजेस को, इसका मतलब होता है अगर लोकसभा नाम बोल दी कि डीम
टू बी पास्ड बाय राज्यसभा, तब भी मान लिया जाता है कि राज्यसभा से बिल पास हो गया है। देखो बेसिकली अल्टीमेटली है क्या, इस पूरे मनी बिल और बजट के केस में सारी पावर लोकसभा के पास है। अगर लोकसभा ने जो बिल बनाया उसके बाद वो सिर्फ सेकंड ओपिनियन के लिए राज्यसभा के पास भेजती है। राज्यसभा मानने या ना मानने, अगर चेंजेस एक्सेप्ट किए तो ठीक है, अगर राज्यसभा के चेंजेस ना भी एक्सेप्ट किए, राज्यसभा को दिखा तो दिया था ना ओरिजिनल बिल, बस मान लिया जाता है कि राज्यसभा का बिल पास है पहले वाला। अब राज्यसभा में दूसरी बारी बिल जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास साइन होने बिल चला जाएगा। तीसरा केस है नो एक्शन। दोनों साइड पे नो एक्शन से क्या होता है, लेट्स वो राज्यसभा के पास बिल था, उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, ऐसा तो बिल हमेशा के लिए लटका रह जाएगा, क्योंकि ये एक्शन तो ऐसे है ना कि यहां से तो तब भी वो स्किप करवा देंगे। नो एक्शन में भी ये चीज है कि बस 14 दिन वेट की जाती है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा ने बिल नहीं पास किया ना, वापस रिटर्न किया, 14 दिन बाद बिल को मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने बिल पास कर दिया। ठीक है, और अगर इन्होंने भी नो एक्शन लिया, ये भी मान लिया जाता है कि लोकसभा तो पहले पास कर चुकी थी, राज्यसभा की तरफ से भी पास मान लिया जाता है 14 दिन बाद, 14 डेज। तो बिल इंडिया के अंदर बजट कभी भी रुक नहीं सकता, बजट पास होगा ही होगा। इसके बाद बस ये बिल चला जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन होने, और जैसे ही प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करेगा, साथ के साथ बिल लागू हो जाएगा। ठीक है, सरकार को जो फंडिंग चाहिए, सबको चाहिए, वो मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये 3 ऑप्शन होते हैं आपके सारी चीज के। अब ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो आपकी ऑपोजिशन क्या कोशिश करती है, कई बार ना कट मोशंस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। किसी स्कीम के साथ है आप एग्री नहीं करते, या आप सरकार की जनरल क्रिटिसिज्म करना चाहते हो, या किसी स्कीम की क्रिटिसिज्म करना चाहते हो, या तुम्हें लगता है कि स्कीम को फंडिंग ज्यादा मिली है, थोड़ी कम करनी चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग कट है। टोकन कट का क्या मतलब है? टोकन कट का मतलब है कि तुम कोई ग्रीवियंस रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम को बताना चाहते हो, सरकार के खिलाफ तुम्हारी कोई शिकायत है। ये टोकन कट का मतलब है कि पूरे के पूरे जो बजट की, मतलब पूरी की पूरी, लेट्स सपोज मनरेगा की स्कीम है, तुम सरकार के अटेंशन मनरेगा की स्कीम की तरफ लाना चाहते हो। मनरेगा की स्कीम के ऊपर सरकार ने कहा है कि हम 1000 करोड़ खर्चेंगे। टोकन कट से क्या होगा कि 1000 करोड़ में से 100 रुपए माइनस हो जाएगी। अब 1000 करोड़ में से 100 रुपए कम करने से कोई फायदा थोड़ी हुआ, 100 रुपए कम हुए लिटरली, मतलब कुछ प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, बाकी तो सब कुछ वैसी स्कीम चल रही है। पर हाईलाइट तो होगा कि ऑपोजिशन शायद स्कीम या स्कीम की कुछ चीजों से खुश नहीं है। तो ये टोकन कट का सिर्फ ये मतलब होता है कि पूरी वैल्यू में से सिर्फ 100 रुपए कम कर। ठीक है, क्लियर है? अगला है पॉलिसी कट। पॉलिसी कट का क्या मतलब है? पॉलिसी कट का मतलब है तुम्हें वो स्कीम ही नहीं पसंद आई, इसको तुम्हें मनरेगा पसंद ही नहीं आई। अगर पॉलिसी कट मोशन पास हो जाता है, देखो पास इंट्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होता, पास होना चाहिए, पर पास होते नहीं है क्योंकि लोकसभा के अंदर रूलिंग पार्टी की तो मेजोरिटी है। ठीक है, तो पॉलिसी कट मोशन से क्या होता है, लेट्स वो 1000 करोड़ दिए थे मनरेगा को, ये सारा बजट कट होके सिर्फ 1 रुपया रह जाएगा। अब ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। देखो टोकन कट में 100 रुपए अगर तुम कम भी कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा स्कीम को। अब अगर स्कीम तुम 1 रुपए के बजट से पास कर रहे हो, ये तो पहले प्रिंट पे स्कीम बंद हो जाएगी। तो एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की बात है कि हम इस स्कीम से एग्री नहीं करते। तीसरी चीज है इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन का क्या मतलब होता है, इसमें तुम अमाउंट स्पेसिफाई करते हो कि कितने से कट करना है। तुम्हें लगता है शायद ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इससे कम खर्च होना चाहिए, लेट्स सपोज 1000 करोड़ की जगह पहले 800 करोड़ खर्च करो, तो तुम 200 करोड़ कट करवा दोगे, तो वो स्पेसिफिक जब कट हुआ तो उसे इकोनॉमी कट मोशन है। क्लियर है? कट मोशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बजट के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी डाउट यहां तक? ये थे आपके आज के करंट